तो बच्चों पिछली क्लास में हमने बात की थी चार्ज की, ठीक है, और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे चार्ज क्या होता है। हमने किसकी बात की थी? चार्ज की, ठीक है। प्रॉपर्टी में कि सेम चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा और क्या देखा था हमने? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बात की थी। तो अगर हम एक प्रॉपर्टी और देखें, जैसे नॉर्मल तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे? मास करता है, ठीक है। रिलेटिविटी थ्योरी अगर हम देखें तो उसके हिसाब से मास किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी अगर किसी मास की बढ़ाई जाएगी तो मास क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें? चार्ज की, तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सीधी सी बात, चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या है कि 100 कूलाम का अगर हमने चार्ज लिया, ठीक है, और हमने एक गाड़ी के अंदर इसे रख दिया, तो ये जो है चार्ज आपका 100 कूलाम ही रहेगा। इसकी वेलोसिटी आप कितनी भी बढ़ा लें तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा? आपका 100 कूलाम ही रहेगा। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है आपका चार्ज, ठीक। अगर हम एक पॉइंट और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चार्ज के आने से या चार्ज के जाने से ऑब्जेक्ट के मास पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो अगर देखें हम, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे वो सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? me इज इक्वल टू कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मास होता है, भले ही बहुत कम है लेकिन मास तो है ना। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं? बाहर जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ मास चला गया। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है? इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब इसका मास बढ़ गया है। तो चार्ज के आने से, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के आने से ऑब्जेक्ट के मास में फर्क पड़ता है। अगर निगेटिव चार्ज आएगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो मास क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज है तो मास क्या होगा? बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो मास क्या होगा? घटेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप और उसमें ऐड कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। याद रखना ये सारी चीजें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज, और चार्ज आने या जाने से या पॉजिटिव नेगेटिव होने से चार्ज मास में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, जो आपका हमें जो देखना है वो ये देखना है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज किस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो चार्ज की कौन कौन से मेथड से किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो हम 3 तरह से कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पर हम चार्ज कितनी तरह से ला सकते हैं? 3 तरह से, जिसे हम बोलते हैं, पहला होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको क्या मिलेगा? एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ से। बाकी बुक में भी सेम एग्जाम्पल दिए हुए हैं मोस्ट ऑफ द में, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन की वजह से कैसे कि आप वो स्केल वाला मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, कि स्केल को अगर हम बालों में घिस के ऐसे करते हैं तो कागज अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? घिस ही तो रहे हैं। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें कि एक ग्लास रॉड को अगर हमने लिया, ग्लास रॉड को और सिल्क के कपड़े पे हमने घिस दिया, ये क्या है? ये सिल्क है और ये है आपकी ग्लास रॉड, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे इस पर रब करेंगे तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, एक हमने रॉड ली एबोनाइड की रॉड, और हमने कैट फर मतलब बिल्ली की खाल, कैट फर लिया। इसके ऊपर अगर हम रब करेंगे तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है दोनों पर, वो आपका कैसा है?
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, लिख लें दोनों और बना लें। दूसरा देखें चार्जिंग बाय कंडक्शन, लिख लेना पॉज करके। दूसरा देखें, दूसरा है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए जी, होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पे आपके पास चार्ज है, मान लिया इस पर आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है, दोनों ही कंडक्टिंग हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, इस पर चार्ज है और इस पर चार्ज नहीं है। तो जैसे ही हम इसे इसके पास लाएंगे और इसे टच कराएंगे इससे, ठीक है, तो दोनों जैसे ये इससे टच होगा तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा, इसका कुछ नेगेटिव चार्ज इस पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जब किसी भी बॉडी पे अगर हम किसी भी मेटल को चार्ज देते हैं, जैसे इस पर अभी ये न्यूट्रल है, तो जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, कहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन हमने और दिया तो अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो दोनों में रिपल्सन होगा ना, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने और डाल दिया तो अगेन ये रीअरेंज होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये अगेन रीअरेंज होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से जितना भी वॉल्यूम होगा उतने में चार्ज क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। मेटल की बात हो रही है, ये एक मेटल है, कंडक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंट होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे इससे टच कराएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके आएंगे, ए को बी से टच कराएंगे तो इसका कुछ क्या होगा, चार्ज इस पर भी आ जाएगा। तो याद रखें कंडक्शन में क्या होगा, फिजिकली टच होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट को हमें फिजिकली टच करना पड़ेगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उस पर भी सेम चार्ज आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे टच कराएंगे इससे तो क्या होगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कंडक्शन में सेम चार्ज आता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे और फिजिकली हमें टच कराना पड़ता है। रीजन ये रहा कि यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, मतलब जितनी भी सरफेस मिलेगी किसी भी चार्ज को तो वो उतनी सरफेस में फैल जाएगा। थर्ड जो मेथड है आपका, थर्ड मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाँ वैसा ही है कि भाई इंड्यूस हो जाना, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट के टच नहीं कराना है हम दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे ही हम इसे इसके पास लाएंगे, इस पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, जैसे ही हम इसे केवल पास लेके आना है, जैसे इसके पास लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसकी पॉजिटिव को क्या होगा, रिपेल करेगा, तो ये पोलराइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसे अगर हम अर्थ से जोड़ दें तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये चार्ज आपका चला जाएगा अर्थ में, तो इस पर क्या बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा, ठीक है। फिर इसे अलग भी कर देंगे तो इस पर नेगेटिव बना रहेगा। तो ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंड्यूस होना, दूसरे के इसकी वजह से इसमें चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, तो इसे ही हम इसे क्या बोल देते हैं, इंडक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इंडक्शन में जो अदर ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे ये ए है तो बी है, तो बी पर कैसा चार्ज आएगा आपका, अपोजिट चार्ज आएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता। इस तरह से आपके तीनों मेथड हैं, ठीक है। फ्रिक्शन ये थर्ड मेथड है आपका, थर्ड लिख लेना इधर। चलिए जी, देखिए ये तो हो गए आपके तीनों मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हमें देखना है कि चार्ज अगर हम दे रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम डिफाइन करते हैं कुछ डेंसिटी। जैसे कि अगर हम लाइन को या किसी वायर को, एक स्ट्रेट वायर को, जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है और इसे हमने चार्ज दे दिया,
ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, यूनिट लेंथ पे, यूनिट सरफेस पे, यूनिट मास पे, मतलब यूनिट के टर्म में निकाला जाता है, या यूनिट वॉल्यूम पे कितना आपका चार्ज है। जैसे ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है L, और इस पर चार्ज कितना है Q, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा भाई, L लेंथ पे Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q बाई L। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर हमने देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, चार्ज इन यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, चार्ज इन यूनिट लेंथ, ठीक है जी। तो लैम्डा से हमें डिनोट करते हैं। हाँ, इसका डायमेंशन या फिर यूनिट पूछा जा सकता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, कूलाम का आपको पता है क्या होता है, KT, और इसका क्या L हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा माइनस, तो ये डायमेंशन हो जाएगा और ये यूनिट हो जाएगा। तो ये आपको होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता करनी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, एक सरफेस को चार्ज दिया है, मान लिया ये सरफेस है जिसका एरिया कितना है, A है, और इस पर हमने Q चार्ज दे दिया, ये चार्ज आपका मैंने Q चार्ज दे दिया, तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज इन यूनिट एरिया, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज इन यूनिट सरफेस और एरिया, ठीक है। तो इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखना, ये सारी चीजें यूज होंगी आगे, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई A। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन बिल्कुल, अगर यूनिट, पहले यूनिट देख लो, तो यूनिट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, वो सॉरी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन आपका हो जाएगा AT L-2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों ही याद रखना है आपको। थर्ड देखो जल्दी से लिखते जाओ साथ में, और जहां स्पीड लगे वहां पे थोड़ा सा पॉज कर लेना वीडियो। चलिए जी, थर्ड देखें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या किया है हमने, एक वॉल्यूम में हमने क्या किया है, चार्ज दे दिया है, पूरे वॉल्यूम में से चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसका वॉल्यूम क्या है V, और चार्ज कितना दिया है Q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज देखो जल्दी से क्या हो जाएगा, इसे हम डिनोट करते हैं रो से, और रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। यूनिट पता है आपको क्या, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा आपका AT L-3, ठीक है। डेफिनेशन क्या, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में जो भी आपका चार्ज होता है उसे हम क्या कह देते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आगे तीनों के तीनों आपके जो हम डेरिवेशन करेंगे उनमें इनका यूज होगा, ठीक है। तो उस टाइम तक याद रखें, मतलब याद रखें, हमेशा ही याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे यूज काफी है इन तीनों का ही, ठीक। बाकी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले आप ये सब लिख लें, कर लें। चलिए जी, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको चीज़ें सारी पढ़ाई हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ें, सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। ये मत सोचें कि बहुत हल्की चीज़ें, हल्का कुछ नहीं होता, हल्की चीज़ें ही भारी क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं, है ना। और ये कभी मत सोचना कि कोई भी क्वेश्चन कठिन होता है। क्वेश्चन हमेशा दो तरह के होते हैं, इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन में टेक सम टाइम। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन कुछ ना कुछ समय ले सकता है। चलिए जी, तो कूलॉम्स लॉ हम आगे बढ़ते हैं और कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने बात की थी कि भाई सेम चार्ज जो होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैं पता चलेगा भाई रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों ही फोर्स हैं, लेकिन उसकी हम क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कहाँ कितना लग रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो ऑब्जेक्ट के बीच जो भी फोर्स लग सकता है, ठीक है, वो उसके लिए लॉ दिया है किसने, कूलॉम्स ने। सिंपल सा है एकदम, भाई सीधी सी बात है, चार्ज बढ़ाओगे तो क्या दोनों के बीच फोर्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये चार्ज बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, ये चार्ज बढ़ाओगे तब भी दोनों के बीच फोर्स बढ़ेगा। अगर दोनों सेम होंगे तो रिपल्सन होगा, और दोनों अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है चार्ज के बढ़ाने से बढ़ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या देखें, F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2, ये फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन्स क्या कहते हैं, the force between two particles is directly proportional to the product of their charges। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा ये तो सीधे समझ में ही आता है कि भाई प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत है नहीं, कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 F प्रोपोर्शनल टू Q2, दो इक्वेशन से F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। लेकिन R वाला रिलेशन उन्होंने किस तरह से निकाला, उन्होंने लिया दो आइडेंटिकल चार्ज ले लिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते गए, और वो क्या करते गए, फोर्स को मेजर करते गए। और जब फोर्स और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ बना, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, ये फोर्स है, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का, और वो ये जो ग्राफ है ये कि y इज इक्वल टू 1/x² टाइप का ग्राफ है। ठीक है जी, तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। तो यहां से उन्होंने दूसरा रिलेशन निकाला कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस या स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें दोनों ही इक्वेशन को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो सारी वीडियो ऐसे रहेंगे कि हर किसी को समझ में आएगा। ठीक है, तो बस सीक्वेंस में पढ़ते चलें, इनफ टाइम है हमारे पास, विद इन द टाइम सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो k क्या है, यहाँ पे मैंने एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट k लिया है। ठीक है, और k इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। बताता हूँ ε0 क्या है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अच्छा, f का यूनिट पता है, q का पता है, q का पता है, r का पता है, k की यूनिट क्या होगी, ध्यान दो। देखो ये इधर जाएगा तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों नीचे जाएंगे कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के की ये यूनिट हो गई, के क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ग्रेविटी वाला याद करो, ऐसे कोई फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू G(m1m2/r²). ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ग्रेविटी में जो फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स हो गया। ठीक है, दोनों ही फील्ड कैसी कंजर्वेटिव है नेचर में। चलिए जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें, आगे देख लेते हैं ये क्या है, ये क्या है। एप्सिलॉन नॉट जो है, लिख लेना ये सब, हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहां आपको तेज लगे स्लो कर लें, या फिर पीछे से जाके फिर से देख लें। चलिए, तो यहां पे अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ
एयर और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब परमिटिविटी क्या होती है वो भी हम बात करेंगे, पहले आप ये सब लिख लें, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी देखेंगे। देखो परमिटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि चार्ज को हमने किस में रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि चार्ज जो हमने सिस्टम, जैसे ये सिस्टम लिया था हमने बनाया था, दो चार्ज था, एक आपका Q1 था, एक आपका Q2 था, दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी। तो यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपने इस तरह से निकाल लिया। लेकिन अगर इस सिस्टम को हम किसी, जैसे पानी के अंदर रख दिया हमने, ठीक है, मिट्टी के तेल के अंदर, केरोसिन के अंदर रख दिया, पूरे सिस्टम को उठा के, डिस्टेंस उतना ही रहे, चार्ज उतना ही रहे, तब इनके बीच क्या होता है, फोर्स चेंज होता है। मतलब जो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जो होगा चार्ज पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मीडियम चेंज होने से दोनों ही चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एयर के लिए होती है एप्सिलॉन नॉट जो है, ये किसके लिए, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए कंसीडर करते हैं। अगर किसी मीडियम के लिए हमें देखना है तो उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम एप्सिलॉन से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर, पहले ये लिख लेना आप सभी, ठीक है, कि इस पूरे सिस्टम को अगर हमने इसमें रख दिया, ध्यान देना थोड़ा सा, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, एक मीडियम में रख दिया हमने। ठीक, तो ये आपका किसी मीडियम में आपने रख दिया जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है। तो यहां जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच वो क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन। वो एयर के लिए था, ये मीडियम के लिए है। ठीक है, तो Q1 Q2/R²। ठीक है जी, ये फोर्स किस में, मीडियम में, सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज, सब कुछ सेम, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव अगर हमें फोर्स निकालना हो तो हम एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ये इक्वेशन खैर थर्ड मान लो, और ये फोर्थ। इसे बनाने के लिए दो इक्वेशन मानी थी क्योंकि हमने पहले। ठीक, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इससे क्या कर दें, हम इससे डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा Fm/F। ध्यान देना यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो सॉरी एप्सिलॉन अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ऊपर जाएगा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो Fm/F इज इक्वल टू Fm/F इज इक्वल टू, अपोजिट होगा ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गलती होगी थोड़ी सी इधर, ठीक है, देखो बचेगा क्या, 1/एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई नथिंग। तो यहाँ पे जो आएगा आपका F इंटू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। ठीक, तो अगर इसे नीचे ले जाएंगे तो Fm इज इक्वल टू F बाई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी डायरेक्ट लिखा जा सकता था। इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं Fm इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन R। अलग से भी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दें। और एप्सिलॉन R को हम बोलते हैं, एप्सिलॉन R आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। ठीक, तो अगर हम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू देखें, हमने लिखा क्या है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपकी परमिटिविटी है मीडियम की, ये रिलेटिव परमिटिविटी है और ये वैक्यूम की। तो ये परमिटिविटी देखो डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही आपने 10th में पढ़ा होगा, कहाँ पे, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का निकालते थे कि नहीं निकालते थे, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन अगर हम ये देखें तो मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितनी है, वही है आपका एप्सिलॉन आर। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे अब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमें ये नहीं भी पता है, और ये फॉर्मूला हमें, जो ये फॉर्मूला था आपका एफ इज इक्वल टू, यहाँ से फोर्स हमने निकाला हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स पता है और मीडियम में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे,